हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज प्रताप सिंह, हिस्ट्री अड्डा में आपका सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान का महाराणा सीरीज में हम राणा कुंभा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राणा कुंभा के 2 पार्ट हम पहले भी 2 एपिसोड में समाप्त कर चुके हैं और तीसरा और अंतिम एपिसोड आज आ चुका है, राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राणा कुंभा जो है उनकी उपाधियां कौन कौन सी थी, और उनकी उपाधियों पर एक क्वेश्चन कई बार आए हैं। उनकी उपाधियों पर छाप गुरु, हाथ गुरु, राजगुरु, दान गुरु, शैन गुरु, चाप गुरु, राणो रासो वगैरह वगैरह। पर सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया वो है अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, यह है राणा कुंभा, और क्वेश्चन कई एग्जाम में यह आ चुका है। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ चुका है, और जैसे कि हम जानते हैं यह कहा जाता है राणा कुंभा को, क्योंकि भरत मुनि जो थे भारत में नाट्य शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, भरत मुनि। और अभिनव भट्टाचार्य का मतलब है नवीन भरत मुनि, यानी राणा कुंभा ने स्वयं को नवीन भरत मुनि कहा है। और एक और बात है, नाटक के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे, और तो और राणा कुंभा के बारे में आपको एक विशेष बात जो है, ये वीणा बजाने में प्रवीण थे। राणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे। ठीक है, बहुत सुंदर वीणा बजाया करते थे, बहुत अच्छे वीणा वादक थे। राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र के ज्ञाता थे? तो वीणा। ठीक है, राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें, राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद जो है जिसमें उदयपुर का मेवाड़ का इतिहास है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आरएस के एग्जाम में आया था कि वीर विनोद नामक ग्रंथ में किस वंश के इतिहास का वर्णन है। तो मेवाड़ के राजवंश का सिसोदिया वंश का इतिहास है, याद रखेंगे। तो वीर विनोद के अनुसार वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण अकेले राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर बात करते हैं हम, तो वीर विनोद एक ग्रंथ है जो मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताता है। मेवाड़ के 84 जो किले हैं, फोर्ट हैं, उनमें से 32 का निर्माण अकेले राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। राणा कुंभा ने अधिकांश दुर्ग जो हैं पुराने दुर्गों के भग्न अवशेषों पर ही बनाए थे। पुराने जो दुर्ग थे उनके जो टूटे हुए खंडर थे उनका जीर्णोद्धार करवाया, या उसमें अपना कुछ नवीनतम चीज जो है वो डाली। जैसे हम जानते हैं कि चित्तौड़ का दुर्ग वास्तव में चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। चित्रांगद मौर्य,
किंतु इसको बाद में मरम्मत वगैरह करवाई, इसमें 7 दुर्ग बनवाए, सॉरी 7 द्वार बनवाए। इसीलिए जो है चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कैसे कहते हैं? राणा कुंभा को, चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता। पर वीर विनोद के बारे में मैं लिख दूं, जो आरएस में क्वेश्चन आया। वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की है? श्यामन दास। वीर विनोद की रचना की है श्यामन दास ने। पर क्वेश्चन ये नहीं आया था कि वीर विनोद के लेखक कौन है। आया होगा किसी एग्जाम में, किंतु आरएस में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उस एग्जाम में आया था कि वीर विनोद ग्रंथ में किसका इतिहास है। इस ग्रंथ से हमें मेवाड़ के गोहिंद अथवा सिसोदिया वंश की जानकारी ज्ञात होती है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से अकेले 32 का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया था। वीर विनोद ग्रंथ की रचना श्यामन दास के द्वारा की गई थी, जबकि वीर विनोद ग्रंथ से हमें मेवाड़ के गोहिंद या सिसोदिया वंश की जानकारी ज्ञात होती है। ठीक है, इसमें आरएस का क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है, इसको भी हमने यहां चर्चा की। ये लास्ट लाइन जो है आरएस के एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना इन चीजों का। अब आगे, राणा कुंभा ने, जैसे वीर विनोद में ये लिखा गया है कि राणा कुंभा ने जो है अनेक दुर्ग बनवाए, 32। ठीक है, इनमें से कई दुर्ग जो थे वो पुराने बने हुए दुर्गों के भग्न अवशेषों पर थे। देखिए, राणा कुंभा ने अनेक दुर्ग, प्राचीन दुर्गों के भग्नावशेषों पर बनवाए थे। ठीक है, अतः राणा कुंभा को भग्नावशेषों या भग्नावशेष दुर्गों का उद्धारक, भग्नावशेषों या भग्नावशेष दुर्गों का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीर को। ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीर को। उसने विषम परिस्थितियों में जो है मेवाड़ को उबारा था, इसीलिए उसे मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, राणा हमीर को। जबकि भग्नावशेष दुर्गों का उद्धारक, यानी ऐसे दुर्ग जो खंडित अवस्था में थे उनको दोबारा से जीर्णोद्धार किया, मरम्मत करवाई और उसके बाद उनके अंदर और भी कुछ चीजें बनवाई। अतः इन्हें जो है, मतलब राणा कुंभा को भग्नावशेष दुर्ग, जो टूटे खंडित दुर्गों का उद्धारक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग का
जीर्णोद्धार करवाया तथा उसमें सात द्वार बनवाए। अतः राणा कुंभा को चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? राणा कुंभा को। ठीक है, राणा कुंभा ने अनेक दुर्ग, प्राचीन दुर्गों के भग्नावशेषों पर बनवाए थे, इसलिए राणा कुंभा को भग्नावशेष दुर्गों का उद्धारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया तथा उसमें 7 द्वार यानी दरवाजे बनवाए। इसे राणा कुंभा को चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़ का प्राचीन नाम है चित्रकूट। कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाए तो। राणा कुंभा के बनवाए गए जो प्रमुख दुर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? तो राणा कुंभा ने जो प्रमुख दुर्ग बनवाए वो ये हैं। राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए प्रमुख दुर्ग। राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए प्रमुख दुर्ग। राणा कुंभा ने जो प्रमुख दुर्ग बनवाए थे उनमें सबसे फेमस तो है कुंभनगढ़ दुर्ग। सबसे फेमस और सबसे शानदार है। ठीक है, यह दुर्ग कुंभा द्वारा बनवाए गए दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी 32 का निर्माण कहा जाता है, तो जितने भी इन्होंने दुर्ग बनवाए थे और उनमें जो है सबसे ज्यादा जो सुव्यवस्थित है या बहुत शानदार बन पाया है, सुरक्षित बन पाया है, वो है कुंभनगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभन देवी हेतु करवाया। ठीक है, कुंभन देवी इसकी पत्नी का नाम था और उसने अपनी पत्नी कुंभन देवी के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर की एक लंबी दीवार है जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? कुंभनगढ़ दुर्ग के चारों ओर जो घेरा है 36 किलोमीटर का, उसे कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैं दुर्ग चैप्टर नहीं करवा रहा, पर मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए,
राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए प्रमुख दुर्गों में से सबसे फेमस जो है वो तो है कुंभनगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग कुंभा द्वारा बनवाए गए दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभन देवी हेतु करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर की एक लंबी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, एक तो चीन की महान दीवार है, चीन की एक सबसे बड़ी दीवार दुनिया में है, ठीक है, जिसे चीन की दीवार कहा जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ये द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जो है यह भारत की महान दीवार है, कुंभनगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर। कुंभनगढ़ दुर्ग पर तो 10 पेज भर सकते हैं हम, ठीक है, परंतु यहां हम मेन बात ही बताएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है राणा कुंभा है, न कि दुर्ग। अच्छा, कुंभनगढ़ दुर्ग के अलावा जो बनवाए गए दुर्ग थे उनमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, ये कहां है, सिरोही, ठीक है। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग प्रमुख दुर्ग बता रहा हूं मैं। और अचनगढ़ दुर्ग, वास्तव में यह दुर्ग परमार राजाओं ने बनवाया था, ठीक है, परंतु बाद में जैसे कि मैंने कहा भग्नावशेषों पर बनाए गए, भग्नावशेष दुर्गों पर बनाए गए जो दुर्ग है वो राणा कुंभा ने बनाए हैं, उनका जीर्णोद्धार करवाया, इसीलिए उन्हें, तो यह है माउंट आबू, आबू में है, यह भी सिरोही में है। सिंपल क्वेश्चन आया था आरएस 2010 में, आप चैप देख सकते हैं 2010 में आरएस के एग्जाम में। अचनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, उसमें परमार वंश के राजाओं का नहीं उल्लेख था, इसलिए राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। अचनगढ़ दुर्ग माउंट आबू या आबू सिरोही में। भोमट दुर्ग बाड़मेर, ठीक है। इसके अलावा मांडनगढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख दुर्ग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुंभनगढ़ दुर्ग के बारे में हमने अलग बता दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, इसीलिए चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं, राणा कुंभा को। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचनगढ़ ये सारे सिरोही में ही है। बोमट दुर्ग बाड़मेर में है, मांडनगढ़ भीलवाड़ा में है। तो ये कुछ दुर्ग जो है 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था श्यामन दास, वीर विनोद के लेखक श्यामन दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण अकेले राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। समझ गए। अब राणा कुंभा जैसे इन्होंने ये दुर्ग बनवाए, कुछ मंदिर बनवाए थे, जैसे कि मंदिर की बात करें, कुंभ श्याम मंदिर, ये कहां है, चित्तौड़गढ़ में। बाद में क्या है कि आप जानते हैं कि सगुण परंपरा, जो भक्ति परंपरा में सगुण उपासना करने वाली थी मीराबाई, मीराबाई का विवाह जो है मेवाड़ में ही हुआ था, इसीलिए वो इस मंदिर में पूजा करने लगी, कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर में पूजा करने लगी, इसीलिए इस मंदिर को वर्तमान में क्या कहा जाता है, मीरा मंदिर। पहले इसका नाम था कुंभ श्याम मंदिर। बाद में जब मीराबाई इस घर में विवाह करके जो बहू के तौर पे आई, तब वो इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, और इसीलिए इस मंदिर का नाम मीरा मंदिर पड़ गया, ठीक है। और कुंभा ने एकलिंगजी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। कुंभा ने एकलिंगजी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और हम जैसे कि हम जानते हैं कि एकलिंगजी के मंदिर का निर्माता कौन है, बप्पा रावण, जहां से हमने महाराणा सीरीज शुरू की थी बप्पा रावण से, और वहीं उन्होंने ही एकलिंगजी का मंदिर बनवाया था उदयपुर में, कैलाशपुरी। ये मंदिर कहां है, उदयपुर में है, कैलाशपुरी नामक स्थान पर।
ध्यान रखना, एकलिंग जी का मंदिर कहां है? कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर किसे समर्पित है? यह है भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक नकुलिश को समर्पित है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावण ने। और एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? राणा कुंभा ने। ठीक है, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, अब कुंभा की बारी आई है तो फिर मैंने पूरी बातें दोहरा दी हैं दोबारा से। तो ध्यान रखना, कुंभ श्याम मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में है, इसे वर्तमान में मीरा मंदिर कहते हैं। कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जबकि एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावण के द्वारा। ठीक है, अब आगे। अच्छा, ये इतने ज्यादा निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग इन्होंने बनवाए, कई दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर बनवाए, महल बनवाए, इसीलिए इन्हें राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राणा कुंभा को विशेष में लिख देते हैं। राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कौन है? राणा कुंभा। अब हम बात करेंगे कि राणा कुंभा के जो है ग्रंथ, यानी संगीत से संबंधित हैं कुछ कैसे, तो उन ग्रंथों की हम बात करने वाले हैं लास्ट में। राणा कुंभा संगीत के ज्ञाता थे, या हम विद्वान लिखे तो ज्यादा है, संगीत के विद्वान थे। उन्होंने संगीत पर निम्नलिखित ग्रंथ लिखे। इन्होंने संगीत पर निम्नलिखित ग्रंथ लिखे। कौन कौन से ग्रंथ? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर। ठीक है, राणा कुंभा द्वारा संगीत पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर। ये सिंपल है, पर एक प्रश्न आया था तो मैं प्रश्न जरूर पूछ लेता हूं। राणा कुंभा द्वारा संगीत पर कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? ए संगीत सार, बी संगीत राज, सी संगीत मीमांसा और डी संगीत रत्नाकर। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अभी अभी हमने 3 ग्रंथों की तो चर्चा यहां की। राणा कुंभा ने संगीत पर जो ग्रंथ लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर, यानी कि संगीत सार नहीं लिखा इन्होंने। तो राणा कुंभा द्वारा संगीत पर कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? तो ए इसमें आंसर है, संगीत सार। ये आरएस के एग्जाम में आया था और इसकी रचना की है प्रताप सिंह ने। ठीक है,
तो प्रताप सिंह ने की है और ये आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हम बीच बीच में इन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आया करते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभा के जो ग्रंथ संगीत पर लिखे गए, और भी मैं ग्रंथ बताऊंगा, पर इसमें सबसे फेमस है संगीत राज, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। राणा कुंभा द्वारा अन्य रचित ग्रंथ। संगीत पर 3 लिख दिए, इसके अलावा जो है एक है सुधा प्रबंध, प्रबंध का ग्रंथ है ये, इसे सूड प्रबंध भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य ग्रंथों में अगर हम बात करें तो कामराज रति सार, ये कामसूत्र पर है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इन्होंने जो और ग्रंथ लिखे उनमें एक आ जाता है सुधा प्रबंध यानी सूड प्रबंध, गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये गीत गोविंद जयदेव की रचना है, पर यह टीका है, कमेंट्री। किसी भी चीज पर जो कमेंट्री की जाती है, टीका लिखी जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसी को टीका कह देते हैं। यानी कि गीत गोविंद की व्याख्या इसमें की गई है, उसका नाम रखा है रसिक प्रिया। ठीक है, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, ये इनके जो है एक चंडी शतक और थी। ठीक है, तो राणा कुंभा के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, आप देखें कि संगीत पर 3 ग्रंथ हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप देखें कि सुधा प्रबंध, जिसे हम सूड प्रबंध भी कहते हैं, कामराज रतिसार जो कामसूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है, रसिक प्रिया जो गीत गोविंद पर टीका है। और गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है इसमें, तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद, जिस पर कमेंट्री की है कुंभा द्वारा, उसका नाम रख दिया है रसिक प्रिया। चंडी शतक, जैसे कि मैंने कहा था कि संगीत राज पर जो है एक बात हम बताने वाले हैं, संगीत राज जो कि राणा कुंभा का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। राणा कुंभा द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा, या बड़े को हम कह देते हैं हिंदी में बृहद, एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। ठीक है, संगीत राज क्या है? राणा कुंभा द्वारा रचित सबसे बृहद, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है राणा कुंभा के द्वारा संगीत पर। इसके 5 भाग हैं। ठीक है, संगीत राज के 5 भाग हैं। नंबर 1 जो है पाठ रत्न कोश। ठीक है, गीत रत्न कोश, पाठ, गीत और वाद्य, वाद्य रत्न कोश। नृत्य भी इसमें बताया गया है, नृत्य रत्न कोश।
अलग से भी इनके नाम आ जाते हैं कई बार कि नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की, राणा कुंभा ने, क्योंकि उसी का पार्ट है ये। 5 भाग हैं संगीत राज के, और एक है रस रत्न कोश। तो ये जो है इसके राणा कुंभा द्वारा रचित सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है संगीत राज। इसके 5 भाग हैं, पाठ रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। ठीक है। और इस ग्रंथ के बारे में एक और बात जो है मेन, और वो है कि इस ग्रंथ को राणा कुंभा जो है, इस ग्रंथ को जो है राणा कुंभा द्वारा रचे ग्रंथों में से संगीत राज साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इस ग्रंथ को संगीत राज ग्रंथ को साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। संगीत राज, जैसे कि मैंने कहा था, संगीत राज पर हम कुछ बातें बताएंगे। राणा कुंभा द्वारा रचित सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके 5 भाग हैं, पाठ रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। ठीक है। और संगीत राज ग्रंथ को साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। साहित्य का कीर्ति स्तंभ किसे कहा जाता है? सॉरी, संगीत राज नामक ग्रंथ को कहा जाता है। अब आगे, तो राणा कुंभा सब यही नहीं थे कि राणा कुंभा जो है यही नहीं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में उन्होंने कुछ किले बनवाए, स्थापत्य कला में मंदिर बनवाए। ठीक है। या इनके जो ग्रंथ हैं, इनके दरबार में कई जो हैं विद्वान भी थे, जैसे कि सारंग व्यास, इनके साहित्य के संगीत के गुरु थे। सारंग व्यास राणा कुंभा के संगीत गुरु, राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? श्री सारंग व्यास। एकनिक महात्म्य की रचना जो है किसने की थी? वे भी राणा कुंभा के दरबारी थे। ठीक है। एक दिमाग से कई बार नाम निकल जाता है, तो अभी मैं बता दूंगा। तो सारंग व्यास के अलावा मंडन का नाम आपने सुना होगा। मंडन जो कि बहुत बड़ा शिल्पी था। मंडन राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी एवं संगीतज्ञ, संगीतकार भी था, यह नहीं था कि सिर्फ शिल्पी था। मंडन राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी तथा क्या था? संगीतज्ञ। मंडन ने ही कुंभनगढ़ दुर्ग का शिल्प रचा। ठीक है। कुंभनगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? योजनाकार कौन था? वो था मंडन। मंडन के प्रमुख ग्रंथ, मंडन द्वारा रचित जो काफी ग्रंथ हैं इसमें, तो मंडन ने कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे याद रखने हैं। कईयों के साथ तो जो है नाम खुद का ही लिखा हुआ है, जैसे कि रूप मंडन। ठीक है। प्रसाद मंडन। प्रसाद एक तो कृपा होती है और एक प्रसाद, सॉरी, प्रसाद होता है महल, राज प्रसाद सुना होगा।
रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, रूपावतार मंडन, इसका दूसरा नाम है देव मूर्ति प्रकरण। रूपावतार मंडन या देव मूर्ति प्रकरण, इसमें मूर्ति कला की जानकारी दी गई है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड, जब आरपीएससी थर्ड ग्रेड दिया करती थी तब की बता रहा हूं, 2007 में ये क्वेश्चन आया था और उसके बाद भी आया है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आया था, उसमें ये देव मूर्ति प्रकरण नाम नहीं था, और इनके रूप मंडन, वास्तु मंडन वगैरह दे करके, और एक था रूपावतार मंडन, और क्वेश्चन था मंडन के किस ग्रंथ में मूर्ति कला की जानकारी दी गई है। तो उसका नाम है रूपावतार मंडन, जिसका दूसरा नाम है देव मूर्ति प्रकरण, देवताओं की मूर्तियां बनाने की तरकीब या कलाएं। ठीक है, राज बंधव, वैद्य मंडन, शकुन मंडन, शकुन नहीं होते, बुरा शकुन है, अच्छा शकुन है, तो शकुन विचार जो होते हैं किस चीज का क्या है, तिन का शकुन क्या है, तिन यहां है तो क्या है, तो इस प्रकार से बताया गया है। वैद्य मंडन यानी जो रोग निवारण संबंधी जानकारी, नाम में ही लिखा है वैद्य मंडन, शकुन में भी यही है। ठीक है, तो ये कुछ इसके मंडन जो है लगे हुए हैं नाम के साथ। सारंग व्यास राणा कुंभा के संगीत गुरु थे। मंडन राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी और संगीतज्ञ था ये। ठीक है, मंडन ने ही कुंभनगढ़ दुर्ग का शिल्प रचाया था। मंडन के प्रमुख ग्रंथ हैं रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, रूपावतार मंडन, जिसका दूसरा नाम है देव मूर्ति प्रकरण, राजबंधव, वैद्य मंडन, शकुन मंडन इत्यादि मंडन के द्वारा कई ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, अब आगे मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। मंडन के पुत्र, मंडन का जो पुत्र था, कई पुत्र थे उसके, एक का नाम था ईश्वर, और जिसने ये 3 ग्रंथ लिखे हैं उसका नाम भी दिमाग से निकल गया। तो मंडन के पुत्र, अभी डैश 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 छोड़ देते हैं, ने उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और कला निधि, मंडन के पुत्र गोविंद ने। ठीक है, मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और कला निधि नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो ये मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था। मंडन ने भी काफी ग्रंथ लिखे थे जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और कला निधि नामक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, और राणा कुंभा के दरबारी कान्ह जी व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की।
ठीक है। राणा कुंभा के दरबारी कान्हजी व्यास ने एकनिग महात्म्य की ग्रंथ की रचना की और एकनिग महात्म्य का पहला भाग था राजवर्णन, जिसका रचनाकार थे राणा कुंभा। ठीक है, एकनिग महात्म्य का कुछ भाग राणा कुंभा ने लिखा है। एकनिग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन, राणा कुंभा ने लिखा है। ठीक है, तो पीछे हम इनकी चर्चा करते हैं, जैसे कि सारंग व्यास, ये विद्वान किनके दरबार में थे? राणा कुंभा के। राणा कुंभा के संगीत गुरु थे ये। मंडन, राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी और संगीतज्ञ था। मंडन ने ही कुंभनगढ़ दुर्ग का शिल्प रचा। मंडन के प्रमुख ग्रंथ हैं रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, रूपावतार मंडन, जिसका दूसरा नाम है देवमूर्ति प्रकरण, राजबंधव, वैद्य मंडन जो रोग निदान के बारे में है, शकुन मंडन शकुन विचारों पर है। ठीक है, तो ये कुछ इसके ग्रंथ थे। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की, जबकि मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, द्वारदीपिका और कलानिधि नामक ग्रंथों की रचना की। कुंभा के दरबार में एक और महान विद्वान थे और वो दरबारी थे, उनका नाम था श्री कान्हजी व्यास, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है एकनिग महात्म्य। और एकनिग महात्म्य के जो पहला भाग है उसका नाम है राजवर्णन। एकनिग महात्म्य के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे, जैसे कि हम जानते हैं कि राणा कुंभा अंत में जो है एक रोग हो गया उसको, उन्माद रोग, एक पागलपन सा हो जाता है ना, मतलब मस्तिष्क घूम जाता है, तो ऐसे ही राणा कुंभा उन्मादी हो गया था और रोग होने के कारण वो ज्यादातर जो है अपना समय कुंभनगढ़ दुर्ग में एक है मामा देव का मंदिर, वहीं एक तालाब है कुंभनगढ़ दुर्ग में, मामा देव तालाब के समीप एक जो है वहीं पर तालाब के किनारे मामा देव मंदिर के समीप एक तालाब है, वहीं पर जो है वो बैठे रहते थे और कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते, जैसे थोड़ा वो हो जाता है ना, दिमाग हिल जाता है, तो वैसे। तो तब जो है उनका एक पुत्र था, बड़ा पुत्र उदा या उदयकरण, उन्होंने तलवार के एक ही वार से अपने पिता की हत्या कर दी। उदा या उदयकरण को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है, क्योंकि बाद में वो शासक बना था उदा या उदयकरण 4 वर्ष के लिए। तो उदा या उदयकरण मेवाड़ का पितृहंता, यानी पितृहंता क्या है? पिता का हत्यारा, शासक बना। अंतिम समय, राणा कुंभा अपने अंतिम समय में उन्माद रोग से पीड़ित हो गए। वे अपना अधिकांश समय कुंभनगढ़ दुर्ग में स्थित मामादेव मंदिर के निकट तालाब के समीप बिताया करते थे। उनके ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र उदा या उदयकरण
ने अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए क्या है, ये मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? उदा या उदयकर्ण। मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? उदा या उदयकर्ण। ठीक है, तो राणा कुंभा का जो अंतिम समय था वो बहुत ही ज्यादा बुरा बीता। उन्हें उन्माद रोग हो गया, यानी पागलपन हो गया। वे अधिकांश समय जो है कुंभनगढ़ दुर्ग में स्थित मावादेव के मंदिर के निकट है एक तनाब, वहां बिताने लगे। और वहीं पर उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र उदा या उदयकर्ण ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी। और उदा या उदयकर्ण को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है, क्योंकि राणा कुंभा के बाद 4 वर्षों तक ये मेवाड़ का शासक रहा। उदा या उदयकर्ण, मेवाड़ का पितृहंता शासक। ठीक है, तो ये था राणा कुंभा का अंतिम समय। अब राणा कुंभा की पुत्री पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, रमा देवी पर। बहुत ज्यादा विद्वान थी, इसीलिए इन्हें पंडित रमा देवी भी कहा जाता है। पंडित यानी विद्वान। राणा कुंभा की पुत्री, संगीत की ज्ञाता, अतः इसे वागीश्वरी भी कहा जाता है। अतः इसे बागीश्वरी भी कहा जाता है। इसका विवाह गुजरात में गिरनार के शासक, गुजरात में गिरनार के शासक मंडलीक से हुआ। देखिए, गुजरात का एक बड़ा शासक है जिसका नाम है महमूद बेगड़ा। ठीक है, महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात है और काफी बहुत मोटा था, मुझसे भी बहुत ज्यादा मोटा। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो महमूद बेगड़ा ने जो है गिरनार पर अटैक किया। मंडलीक ने उसके भय से जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जो कि रमा देवी के पति थे मंडलीक। तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और उसके पश्चात जो है रमा देवी वहां से मेवाड़ चली आई। मेवाड़ में आपको बताया ही था, जावर, उदयपुर में जावर नामक स्थान पर चली आई थी। जावर का उल्लेख राणा लाखा के समय में हमने किया था, पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। जावर की खानों की खोज हुई थी, जो कि चांदी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है आज भी। गिरनार के मंडलीक से हुआ। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने गिरनार पर आक्रमण किया। मंडलीक ने भयभीत होकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, तब रमा देवी जो है वहां से छोड़ करके अपने मेवाड़ में चली आई। ठीक है,
ग्रहण कर लिया। रमा देवी राणा कुंभा की पुत्री, संगीत की ज्ञाता, अतः इन्हें वागीश्वरी भी कहा जाता है। इनका विवाह गुजरात में गिरनार के शासक मंडीक से हुआ था। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने गिरनार पर अटैक किया, तब वहां के राजा और रमा देवी के पति मंडलीक ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया और रमा देवी वहां से फिर चली आई छोड़ करके। रमा देवी गिरनार छोड़कर जावर यानी कि उदयपुर चली आई। ठीक है, तो जावर में आकर रहने लगी और यहीं पर रमा देवी ने विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया। जावर में ही रमा देवी ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये पंडित रमा देवी के नाम से भी विख्यात है। कौन है ये? राणा कुंभा की पुत्री थी। पंडिता रमा देवी और वागीश्वरी के नाम से भी विख्यात हैं ये। इन्होंने जावर में भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था। थोड़ा सा जिक्र मैं महमूद बेगड़ा का कर देता हूं यहां। महमूद बेगड़ा गुजरात का एक प्रमुख शासक। इसका नाम था महमूद। बेगड़ा क्यों पड़ा? गुजरात में बे का मतलब होता है दो, गढ़ का मतलब होता है किले। इसने दो किले बनवाए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेगड़ा। बे माने दो, गढ़ माने किले। इसने दो, गुजराती में दो को क्या कहते हैं? बे। किले बनवाए, अतः उसे बेगड़ा, दो किलों का निर्माता कहा जाता है। देखिए, जैसे मैं अभी बता ही चुका हूं, महमूद बेगड़ा जो था बहुत मोटा था और ऐसा था कि उसको रात्रि में कभी भी भूख लग जाती थी, तो उसके दोनों तरफ जो है समोसे रखे होते थे। मटन चिकन के समोसे जो होते थे वो दोनों तरफ रखे होते थे। कभी भी नींद खुल जाए तो वो इधर से उठा के खा सकता है, इधर से भी उठा के खा सकता है। हर समय उसके लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उसको आधी रात में भी भूख लग जाती थी। जब भी नींद खुलती भूखा होता था और वो मोटा हो गया काफी। नाम उसका इसलिए क्योंकि उसने काफी विजय प्राप्त की थी गुजरात में। तो गुजरात का एक प्रमुख शासक रहा है महमूद बेगड़ा, और महमूद नाम था, बेगड़ा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। गुजराती भाषा में बे का मतलब होता है दो और गढ़ का मतलब किले। तो दो किलों का निर्माता होने के कारण महमूद का नाम महमूद बेगड़ा पड़ा। ठीक है, जिसने कि गिरनार पर आक्रमण किया था और रमा देवी के पति मंडलीक को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया था। तो आज हम इतना ही। आज हमारा ये राणा कुंभा का पार्ट तीसरा और राणा कुंभा समय समाप्त होते हैं। ठीक है, तो हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने इसी चैनल पर हिस्ट्री अड्डा।